नमस्कार और स्वागत है। आज हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के प्रोफाइल की एक तरह से गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कंपनी के आकार और वित्तीय प्रदर्शन का काफ़ी विस्तृत ब्यौरा देते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं, जैसे वित्तीय वर्ष 2025 तक उनका म्यूचुअल फंड QAUM मतलब तिमाही औसत एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 8,800 अरब रुपए था और एक्टिव फंड्स में उनकी बाजार हिस्सेदारी 13.3%। चलिए इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। और ये आंकड़े उन्हें सीधे भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक बना देते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी सफलता के पीछे क्या है, वो कैसे पैसा कमाते हैं और क्या निवेशकों को कुछ जोखिमों पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब हम उनकी ताकत। बिल्कुल। तो सबसे पहले उनके पैमाने की बात कर लेते हैं। वे 135 म्यूचुअल फंड स्कीमें चलाते हैं, जो कि भारत में किसी भी एएमसी से ज्यादा है। 135, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और उनका वितरण नेटवर्क भी मतलब बहुत बड़ा है। 23 राज्यों में 264 कार्यालय हैं और तौर वितरण के लिए आईसीआईसीआई बैंक के लगभग 7,000 शाखाओं का उपयोग भी करते हैं। और इसी नेटवर्क का सीधा असर उनके ग्राहक आधार में दिखता है। वित्त वर्ष 2025 तक उनके पास करीब करीब 1.5 करोड़ ग्राहक थे। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है उनका डिजिटल पुश। वित्त वर्ष 2025 में उनके 93.6% म्यूचुअल फंड खरीद लेन देन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुए। ये दिखाता है कि वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर अपनी पहुंच कितनी तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं वित्तीय स्थिति पर। कंपनी का राजस्व लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 23 में ये करीब 2,837 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 25 में बढ़कर लगभग 4,977 करोड़ हो गया। लगभग 2 गुना। हाँ, और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT भी इसी दौरान 1,515 करोड़ से बढ़कर 2,049 करोड़ हो गया। तो सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ऊपर से तो विकास के आंकड़े काफी प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण जोखिम भी सामने आते हैं। पहला है राजस्व पर निर्भरता। उनकी लगभग सारी की सारी मैनेजमेंट फीस इनकम एक ही स्रोत से आती है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। अच्छा। अगर किसी वजह से ये समझौता खत्म हो जाता है तो इसका उनके राजस्व पर बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा। और दूसरा जोखिम? दूसरा है जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। उनकी 5 सबसे बड़ी इक्विटी स्कीमें ही उनके कुल इक्विटी QAUM का 54% हिस्सा है और इसी तरह उनकी 5 सबसे बड़ी डेट स्कीमें उनके कुल डेट QAUM का 65.2% हिस्सा है। एक मिनट, लेकिन क्या ये भी एक सोची समझी रणनीति नहीं हो सकती कि जो स्कीमें सबसे अच्छा कर रही हैं, कंपनी उन्हीं पर फोकस कर रही है? हो सकती है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। इसका मतलब ये है कि अगर इन गिनी चुनी बड़ी स्कीमों में से किसी का भी प्रदर्शन खराब हुआ तो पूरी कंपनी पर उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। और फिर नियामक जोखिम भी हैं। वे एक बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं और सेबी के नियमों के अधीन है। स्रोत बताते हैं कि कंपनी पहले से ही एक सेबी संबंधित मामले का सामना कर रही है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? हमारे सामने एक बाजार का लीडर है जिसके पास मजबूत वित्तीय स्थिति है, विशाल वितरण नेटवर्क है और एक सफल डिजिटल रणनीति भी है। सही। लेकिन साथ ही कुछ प्रमुख स्कीमों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, एकल राजस्व स्रोत और नियामक जांच जैसे बड़े जोखिम भी मौजूद हैं। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। कंपनी का विकास उसके विशाल वितरण नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक निर्भर करता है। लेकिन क्या कुछ प्रमुख स्कीमों पर ये अत्यधिक निर्भरता भविष्य में उनके विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, खासकर अगर बाजार में कोई बड़ी अस्थिरता आती है तो?